सो वेलकम बैक एक न्यू एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे स्टडी के रिलेटेड। और जो भी बच्चे हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेन पर्पस जो आज के पॉडकास्ट का रहेगा वो रहेगा जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और चाहे वो अभी कॉलेज में है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आज उसी बारे में हम सर से पॉडकास्ट के थ्रू थोड़ा सा जानने की ट्राई करेंगे कि थ्रू आउट द जर्नी, एक जर्नी ही बोलूँगा, स्टडी जो टेक्निक्स है, जो स्ट्रेस होता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, उसके बारे में थोड़ा सा सर से आज बात करेंगे। और सर से टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जब एग्ज़ाम होते हैं तो टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। तो आज के जो पॉडकास्ट है, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो स्टूडेंट्स हैं इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन गेस्ट के बारे में अगर मैं को थोड़ा सा बता दूं, जो हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी करवाते हैं, तो आज उसी बारे में हम बात करेंगे। तो सर को ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को, और अपनी जो एकेडमी है आईएएस एकेडमी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। आप कौन कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, और कौन कौन से जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ट्यूशन्स भी आप प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर। जी जी आप जी जी आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। एकेडमिकली बात करूं तो मेरी जो जर्नी है वो टेक्निकल है। आई डिड माय बीटेक इन 2013। उसके बाद आई वेंट थ्रू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जैसे हम बीटेक के बाद बोलते हैं कि गेट और ईएसी नाम के एग्ज़ाम होते हैं। आई वेंट थ्रू ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बट ईएसी की जो कट ऑफ होती है इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, एंड व्हेन आई डिडंट डू वेल इन दोज एग्ज़ाम्स, तो उसके बाद मैं फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की ओर मुड़ा। एंड इसी जर्नी में फिर मैंने यहाँ संस्थान भी ओपन किया कि काइंड ऑफ प्लान बी फॉर दैट। बट कई बार क्या होता है कि आप जो चीज़ें प्लान करते हैं वो चीज़ें वैसे नहीं होती हैं, और कई बार आपके प्लान बी प्लान ए बन जाते हैं। एंड दिस इज समथिंग एक्सीडेंटल। मैंने टीचिंग को एक्सीडेंटली शुरू किया। यस, इट काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि मैंने लगभग 2 साल एक कॉलेज में टीचिंग की, और उस बीटेक कॉलेज के अंदर पढ़ाने के बाद मुझे ये तो रियलाइज़ हुआ कि आई कैन टीच वेल। कहीं कहीं आपको एक एक्सपोजर मिलना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस मिलना ज़रूरी है कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो बिना उस फील्ड का एक्सपोजर हुए आप उसमें अच्छा शायद ही कर सकते हैं। सो एक बिलीव था कि नहीं, आई कैन डू दैट वेल ऑल्सो। और स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करना, उनसे बातचीत करना, पढ़ाना पढ़ना, वो एक तरह की हैबिट बन गई थी। तो मेरा हमेशा से ये था कि अगर मेरा यूपीएससी सीएससी में या ईएससी में नहीं हुआ तो मैं जो है वो टीचिंग करूँगा। बट उसके बाद फिर एक बड़ा चैलेंज ये था कि अगर टीचिंग करूँगा तो कहाँ से करूँ स्टार्ट उसको। तो अगर मैं बड़े संस्थानों के अंदर टीचिंग करूँ तो वहाँ एज अ टीचर काम कर सकता हूँ। बट आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है। आई टू डू समथिंग इंडिपेंडेंटली। और जब आप कोई चीज़ इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो भी कैपेबिलिटीज़ हों, बट यू हैव टू बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच। तो उसके बाद फिर सोचा मैंने कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट चंबा है तो क्यों ना वहीं से ही कंट्रीब्यूट किया जाए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो चूंकि मेरी जर्नी सिविल सेवाओं की परीक्षा के साथ रही है, तो ऑब्वियसली अगर मैंने टीचिंग में उतरना था तो वही पढ़ाना था। बट व्हेन आई केम टू दिस डिस्ट्रिक्ट बैक आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आई रियलाइज्ड कि मेरा टारगेट एरिया क्या होना चाहिए। आई थॉट दैट कि जो पुअर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनके पास उतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ नहीं है और गाइडेंस की कमी है, तो उनको पढ़ाऊंगा। देन इस कारण से ही मैंने नाम जो है वो शिवाना आईएएस ऐसे करके डाल दिया। बट लेटर ऑन यू रियलाइज इन दो जर्नी की अगर आप सिर्फ इन एस्पिरेंट्स को पढ़ाएंगे तो आप फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पाएंगे सिस्टम को। तो फिर उसके बाद एक के बाद एक मैंने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के बच्चों को भी इसमें लेना स्टार्ट कर दिया। तो आज की डेट में हम मल्टीपल बैचेस चलाते हैं, जिसमें कि पटवारी भी है, पुलिस कांस्टेबल भी है, क्योंकि इन एग्ज़ाम से रेवेन्यू आता है, क्योंकि इसके एस्पिरेंट बहुत सारे हैं। तो अब आज की डेट में हम लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा देते हैं।
ओवरऑल ये है। सर जो मेन एक मकसद था आपका एकेडमी खोलने का, आपको क्या लगता है वो आप अचीव कर पाए हैं अभी तक? मैं आपको फ्रैंकली कहूँ, अ, मैं क्या कोई भी पर्सन कभी ये नहीं कह पाएगा कि हाँ वो सेटिस्फाई है जो भी वो कर रहा है। संतोष हमें कभी नहीं होता है। शायद जो कर रहा हूँ अगर उससे ज़्यादा भी कर रहा होता तो सेटिस्फाई नहीं होता है आदमी। तो मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है फिलहाल, क्योंकि जो हमने पैरामीटर सेट किए होते हैं वो अपने कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी से, और हमारी सिर्फ इमेजिनेशन होती है। जब हम उतरते हैं फील्ड में तब रियलाइज करते हैं कि जो हमने पैरामीटर सेट किए थे उनको पूरा करना हो तो कितना समय लगेगा, और प्लस वहां का एनवायरनमेंट कितना सपोर्ट करेगा उस सपने को पूरा करने के लिए। बहुत हद तक पूरा हुआ, क्योंकि अगर हम देखें कि यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ाकर भी हमने कुछ स्टूडेंट जेई और असिस्टेंट इंजीनियर तक बने। बट उसके बाद हम देखें जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है जैसे एचएएस है या यूपीएससी है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑफलाइन तरीके से आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं बहुत कम समय में, क्योंकि ऑफलाइन एस्पिरेंट लिमिटेड होता है। तो फ्रॉम 1 and 2 years आई वेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन में हमें अच्छे एस्पिरेंट्स मिल रहे हैं जिनके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर वो एस्पिरेंट आज नहीं कल 2-3 साल के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, देन वी कैन हैव द नेम आफ्टर दैट। तो उसमें थोड़ी मुश्किल आ रही है। पर नीचे वाले जो एग्जाम्स हैं, क्लास 3 हैं, क्लास 2 एग्जाम्स हैं, वी गॉट मच सक्सेस इनटू इट। वो हमारे अच्छे अच्छे रिजल्ट उसमें आते हैं। सर जो एक नया स्टूडेंट है जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी स्टार्ट कर रहा है, उसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप। देखिए एक्चुअली दो चीजें इसमें। एक तो स्टूडेंट जो है ना वो एग्जाम की तैयारी इसलिए करना चाहता है कि उसको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो सोसाइटी के अंदर हाई वैल्यू है। हाँ इसकी हाइप बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब में है आप उनसे पूछेंगे कि आपकी अब राय क्या है गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो वो उतने सेटिस्फाई नजर नहीं आते हैं। कोई पर्सन इतना सेटिस्फाई नहीं होता है। किसी चीज को पाने तक उसके बारे में एक फैंटेसी होती है, वो मिल जाए तो क्या है, कुछ नहीं है फिर उसके बाद। तो गवर्नमेंट जॉब को लेके स्टूडेंट में फैंटेसी बहुत ज्यादा है कि बहुत रिलैक्सिंग है ये है, और खास बात ये भी कि ये जॉब सिक्योर होती है। एक बात तो ये भी है। तो एक तो ये कारण है, सोसाइटी वैल्यू बहुत करती है। हमारे जो इंडिया का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, हम सोशलिज्म से उठे हैं। अगर देखेंगे हम इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिकल प्लानिंग ना, तो हमने सोशलिज्म को पैटर्न ऑफ सोसाइटी चूज किया और इकोनॉमिकल पॉलिसीज भी उसके ऊपर फ्रेम की, जिस कारण से लोगों को लगता है कि जॉब हो तो सिक्योर हो। माने आप बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, हादसा हो गया, तो आपकी जॉब नहीं जानी चाहिए ताकि आपकी फैमिली सिक्योर हो। तो हम उस बैकग्राउंड से उठे हैं। तो हमारी पिछली जनरेशन की इकोनॉमिकल कैपेसिटी कम थी, उससे पीछे वाले की और कम थी। तो इनसिक्योरिटी से भरे हुए हम लोग थे। और अभी भी ऐसा ही है। इंडिया में ज़्यादा लोग मिडिल क्लास है। उन्होंने देखा है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो प्राइवेट जॉब में कोई बीमार पड़ गया, बैकअप उसके पास नहीं है। तो प्रीवियस जनरेशन सपोर्ट नहीं कर पाती उसको, जिस कारण से रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हम पैदा नहीं कर पाते हैं ना। तो इसलिए वी नीड ए सेफ जॉब। एक बात तो ये हो गई। दूसरी मैंने कहा कि सोसाइटी इसको करती है कि जैसे अगर मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी जैसे उसकी इज्जत, मान सम्मान, रिस्पेक्ट उसको ज्यादा मिलेगा, शादी उसकी अच्छी जगह हो सकती है, ये भी है। और ये भी है कि हाँ मजे थोड़े बहुत ज्यादा हैं गवर्नमेंट जॉब में, गेस्टेड हॉलीडे बहुत ज्यादा होती हैं, और अगर आपको लीव चाहिए आसानी से मिलती है। प्राइवेट में इतना नहीं अच्छे से। और अगर कोई सर जैसे अपने स्किल के ऊपर अगर वो ज्यादा वो करे तो वो क्या प्रेफर करेगा, ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट? देखो स्किल है तो फिर गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है? गवर्नमेंट जॉब कोई स्किल वाली जॉब ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में क्या स्किल चाहिए? आप देखिए जो गवर्नमेंट जॉब में लोग जाते हैं वो एक सिंपल सिलेबस आपको तैयार करना होता है, पढ़ना होता है। वो रट्टा मार काम सारा है। तो गवर्नमेंट जॉब कोई निकाल कर कोई देश में बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रॉट लर्निंग है ना। रॉट लर्निंग है। आपने ये चीज पढ़ दी, एमसीक्यूज लगा दी, 15,000 एमसीक्यूज रट दिया आपने तो लग गए। तो आप ये सोच के चलिए कि इंडिया या कोई भी देश है, आप देखेंगे जो मेन कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, जिसमें कि इनोवेशन है, रिसर्च है, वो तो फिर प्राइवेट सेक्टर ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कह सकते हैं इसरो में काफी अच्छा कर रहे हैं, बट वो एक अलग पैटर्न पे चल रही हैं चीजें। आप रेवेन्यू में हैं या बाकी डिपार्टमेंट में हैं या फॉरेस्ट में हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब में पहुंच के उसके बाद इनोवेशन के चांसेस थोड़े से आप कह सकते हैं कम होते हैं। हाँ, इनोवेशन गवर्नमेंट की अलग बॉडीज करती हैं, उनको इम्प्लीमेंट फिर ये लोग करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ही कर सकते हैं ये
मान लीजिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, तो पीडब्ल्यूडी जो है वो इनोवेशन नहीं कर सकता है, तो इनोवेशन गवर्नमेंट किसी और बॉडी से करवाएगी, एलएनटी से करवा देगी इनोवेशन, और हाँ, और ये फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे टू बी इन द ट्रैक। तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट जॉब में कोई इनोवेटिव पर्सन आता है। ये तो फिर वैसे हैं जो, जैसे हमारे टीचर थे ना, कहा करते थे कि अगर आप गधे की तरह हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। गधे की तरह मतलब ये नहीं कि आपके पास बुद्धि नहीं है, मतलब आपको टिकना आना चाहिए लगातार, कि अगर आप इस साल एग्जाम नहीं निकला फिर टिके हुए हैं, 5-5 साल टिके हुए हैं, इतनी पेशेंस आदमी कहाँ से लाएगा? और जो बहुत ब्रिलियंट होगा, स्मार्ट होगा, स्किलफुल होगा, वो बोलेगा यार मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी प्राइवेट में काफी है। उदाहरण के तौर पे आपको प्राइवेट सेक्टर में, मान लो आपके पास बीटेक है या बीई है, या सपोज फार्मेसी की आपके पास डिग्री है, या आप मेडिकल फील्ड से हैं, आपको बाहर पैकेज मिल रहा है पर एनम का 40 लाख का, 50 लाख का, तो वो आप छोड़कर अगर ट्राई करेंगे तो फिर आप सीएससी वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे, एचएएस या फिर यूपीएससी। रीजन क्या है कि आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूट करें, राइट? तो वो उस कारण से मुड़ते हैं। बट जो आदमी स्किलफुल है वो क्लास 3 की तैयारी क्यों करेगा? क्लास 3 का कोई पर्पस नहीं है। और आने वाले समय में आप देखें कि जो ये पेंशन वाला कल्चर था वो थोड़ा समाप्ति हो रहा है। काफी स्टेट में पेंशन वाला कल्चर समाप्त हो रहा है, और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमने ये जो ओपीएस को लागू करने की बात कही है, उन पे फाइनेंशियल बर्डन काफी आया है। तो आज नहीं, 15-20 साल के बाद जो पेंशन कल्चर है वो थोड़ा सा, इवन दो मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, पर मैं फिर भी कहता हूँ कि आपको अपने स्किल बिल्डअप करने चाहिए, क्योंकि आज इंडिया स्थिति में है कि अगर आप स्किलफुल हैं तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, अच्छी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है। यूं ही टाइम खराब नहीं करना चाहिए। यू नीड टू बी क्लियर कि अगर आपके पिछली जनरेशन अच्छा अर्न नहीं कर पाई है तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की ओर जाना चाहिए। पिछली जनरेशन सेटल्ड है। उदाहरण के तौर पे मैं कह दूं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपकी बात करूं मैं, और आप अपने पेरेंट्स को कहें कि मैं 3 साल एक पैसा नहीं कमाऊं, मैं कुछ करना चाहता हूं बट एक पैसा मैं कमा के नहीं दे सकता हूं, क्या आप संभाल सकते हैं मेरी फैमिली को? अगर वो कहते हैं कि हाँ भी, आपके मतलब आपकी वाइफ है, बच्चे संभाल सकते हैं, तो आप रिस्क टेकर आसानी से बन जाएंगे। हाँ, बैकअप है ना आपकी फैमिली के पास, बट बैकअप ना हो तो उस स्थिति में तो फिर गवर्नमेंट जॉब ही बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। उस स्थिति में फिर अगली जनरेशन जो आपकी होगी फिर वो रिस्क टेकिंग बन सकती है, क्योंकि आपके पास परमानेंट जॉब है, पेंशन होगी, सैलरी होगी, तो ये बात। सर बैक टू द स्टूडेंट लाइफ पे आते हैं सर। आजकल जो स्टूडेंट्स है, आपके हिसाब से कौन सी जो गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं? देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना बहुत मुश्किल है कि गलतियां कौन सी, क्योंकि हम सब लगभग सेम ही लाइफ जी रहे होते हैं। रील्स हम भी देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे हम चला रहे होते हैं, लगभग सबका। पर्सनल लाइफ में पता क्या होता है, सारा खेल होता है माइंडसेट का। आप मेंटली कितने जो है वो स्ट्रांग है। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है, उसके ऊपर आप काम कर पा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आप मेंटली स्ट्रांग हुए। आप कोई पर्सन जो है उसने डिसीजन ले लिया बट वो डिसीजन को लेके हमेशा जो है वो डाउट में है कि मैंने ये फैसला तो कर लिया है बट ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसी में प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, आज का काम आप कल पे छोड़ते हैं, और शायद इसी तरीके से फिर वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती है। बाकी सब तो एक्सक्यूजेस होते हैं, बहाने होते हैं कि अच्छा ये हो गया, कुछ पर्सनल रिलेशनशिप, कुछ है ना 19-20 हो गए, तो ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। बहुत सारे लोगों ने सेम लिविंग पैटर्न पे कुछ बड़ा किया है, तो ऐसा नहीं है। बस कमिटमेंट होनी चाहिए कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोची है, तो आप क्या लगातार दिन में या ओवरऑल दिन में 24 घंटे में 12 घंटे 10 घंटे दे पा रहे हैं? अगर वो कमिटमेंट पूरी हो रही फिर तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रही तो फिर एबीसी कोई भी बहाना जो है कोई। माइंडसेट का बोला, अगर किसी के पास अभी ऑप्शन है, जैसे थोड़े सोचते हैं कि अभी मेरी एज है, जैसे मैं भी स्टूडेंट लाइफ में हूँ, तो मैं भी लड़कों को देखता हूँ जैसे 20 के हैं, बोलते हैं हमारे पास अभी है, टाइम टाइम करते करते लास्ट में जब उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है तो उन्हें करना ही पड़ता है। तो यही माइंडसेट जो आपने बोला कि अगर किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मान लो 20 का भी, तो वो करता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन की बात होती है, और देखो कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब पड़ जाए ना कि अब मतलब करना ही पड़ेगा कुछ, फिर आदमी सीरियस हो जाता है। उसके बाद फिर वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाता है, खुद पे टफ हो जाता है वो। एक कहीं ना, जैसे बुद्धिज्म एक फ्रेज है कि इफ यू आर टफ ऑन योरसेल्फ, लाइफ इज इजियर अपॉन यू। तो जब तो आप स्वयं के ऊपर टफ नहीं है, अपने ऊपर हार्ड डिसीजन नहीं लेते हैं, खुद को बहुत रिलैक्स नहीं रखते हैं, तो फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के कुछ भी करना आसान थोड़ी ना है। आप रेडी भी बाहर लगाते हैं तो साल आपको वेट करना पड़ता है ना कस्टमर्स के लिए। तो कौन सी इतनी चीज़ आसान है? कुछ भी आसान नहीं है। मार्केट के अंदर भी कुछ जो बिजनेसेस लोग करते हैं उनमें से 90% लोग फेल होते हैं। हर कहीं ऐसा है। तो कोई लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला ही बंदा सफल हो रहा है। अरे भाई, हर फील्ड में ऐसा होता है। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कमिटेड होते हैं काम को लेके, हार्ड वर्किंग होते हैं,
वो टिक पाते हैं किसी फील्ड के अंदर। और हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि एक समय के बाद आदमी को फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर जो काम हाथ में है वो करना पड़ता है, या जो एग्ज़ाम हाथ में है वो फिर क्रैक करना पड़ता है। हाँ, ये तो सही है। स्टूडेंट को जैसे हम स्कूल लाइफ में है, एक 3 फेज़ में मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। एक स्टूडेंट लाइफ होती है स्कूल टाइम से 6 से लेके 12th तक। एक होता है जैसे कॉलेज लाइफ, और थर्ड लाइफ आती है आपकी एग्ज़ाम गवर्नमेंट जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इन तीनों में हम कैसे स्टडी को मैनेज कर सकते हैं और कितना पढ़ना ज़रूरी है? जैसे कितना हाँ, ठीक कह रहे हैं। देखिए, पता होता क्या है कि हम कई बार ये सोचते हैं ना कि अगर हम स्कूल के टाइम से बहुत स्मार्ट हैं, कॉलेज के टाइम पे बहुत स्मार्ट हैं, तो गवर्नमेंट जॉब हमारी लगने में आसानी हो जाएगी। देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आदमी, कोई पर्सन अगर एवरेज है ना, अगर बहुत मिनिमम हुआ तो फिर शायद वो नहीं कर पाएगा। बट एवरेज, जैसे मान लो एवरेज बोलने का अर्थ ये हुआ जैसे उसके 10th में मान लो 60-70% मार्क्स भी आते हैं। एवरेज है वो बेसिक मैथ जानता है, बेसिक उसकी इंग्लिश ठीक-ठाक होएगी। उसे कुछ चीज़ें ठीक-ठाक आती हैं। तो अगर वो साल 2 साल सीरियस हो जाए तो ये एग्ज़ाम निकल सकते हैं। अगर बहुत इंटेलिजेंट भी है और वो कहे कि मैं निकाल ही लूँगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो वो भी श्योर नहीं होता है। आई हैव सीन मैनी ग्रेट एस्पिरेंट जिनके पास बहुत इंटेलिजेंस थी, 10th में उनके 95, 94। कई बार तो ऐसे भी बच्चे देखे हमने जो अपने बोर्ड टॉपर हैं, उनका मान लो टॉप 20 में नंबर पड़ गया, और उन्होंने गवर्नमेंट, जैसे 1-2 उदाहरण है मेरे पास जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से जो है वो टॉप 20 में जगह बनाई है। तो अगर आप उनको भी इस तरह की, जैसे पटवारी है या मान लो कोई, मैं क्लास 3 की बात कर रहा हूँ, बिठा देंगे, कोई गारंटी नहीं कि पेपर निकाल सकते हैं वो। क्योंकि स्कूल के लेवल पे हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो एक लिमिटेड मात्रा में होते हैं टॉपिक्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा कोई जानता नहीं है। वो दैट सारे दो ही सिर्फ देते हैं 10th तक सिलेबस आएगा। हाँ, वो बोलने की बात होती है। 10th तक मतलब ये होता है कि 10th तक का सिलेबस आएगा, माने जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जो माइंडसेट है सिलेबस का, वो 10th लेवल का होगा। 10th के बाद जो सिलेबस होता है वो स्ट्रीम वाइज बढ़ जाता है, कि साइंस अलग हो जाती है, कॉमर्स अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो 10th बोलने का अर्थ ये होता है कि 10th लेवल मतलब कि जैसे सपोज मैथमेटिक्स है, वो 10th लेवल का आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स है 11th में 12th में चलती मैट्रिक्स है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, माने ये नहीं आएंगे। 10th तक के जो टॉपिक्स हैं वो आएंगे। बट क्या टॉपिक वो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे वाले होंगे? नहीं भाई, वो तो बहुत खतरनाक टॉपिक होंगे। इवन कैट का एग्जाम, विच इज मोस्ट कॉम्पिटेटिव फ्रॉम क्वांट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप देखेंगे उसके अंदर भी लिखा होता है 10th तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस और उसके टाइम एंड वर्क के, ऐसे क्वेश्चन है कि आदमी का दिमाग घूम जाएगा। तो बोलना का अर्थ होता है कि अप्रोच यहाँ तक की होगी, टॉपिक यहाँ तक के होंगे, बट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अलग लेवल का होगा। फिर आज के स्टूडेंट में कंसंट्रेशन पावर बहुत कम है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं कैसे कंसंट्रेट रख सके अपने माइंड को प्लस। हर दौर में कंसंट्रेशन पावर कम रही है, पर होता क्या है ना कि जैसे कि हम आज के दौर के, तो हम आज के दौर की बात कर रहे हैं, तो आज से जो 20 साल पहले के लोग थे वो भी ऐसे बात करते होंगे। इवन कैन यू बिलीव कि अरस्तु था ना, अरस्तु एक बहुत बड़े फिलोसफर है। तो अरस्तु ने कहा कि, लेख में लिखा उसने कि हमारे दौर दौर के नौजवान सीरियस नहीं है, तो उस दौर के दौर भी के सीरियस नहीं थे अरस्तु के अकॉर्डिंग। तो आज हमारे अकॉर्डिंग जो है वो कुछ सीरियस नहीं होंगे या कुछ ऐसा है। देखो, हर दौर में होता क्या है ना, कुछ लोग सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि आप क्या बोल सकते हैं कि कुछ ब्लेस्ड लोग होते हैं जिन्होंने जो करना स्टार्ट किया उनको उसमें इंटरेस्ट था, उनको ऊपर वाले ने ब्लेस किया होता है। जिसने अगर मान लो काम स्टार्ट किया ब्यूटिशियन का, तो उसको उसमें शौक था, उसको परमात्मा ने उसको उस रास्ते पे डाल दिया। 90% केसेस में क्या है कि हमारे इंटरेस्ट कुछ और हैं, हम कर कुछ और रहे हैं, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनेगी? तो वी नीड सम ब्लेसिंग कहीं से भी, परमात्मा की, पेरेंट्स की, कि हमने जो फील्ड काम की चुनी, हमारा उसमें इंटरेस्ट भी था। तो ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे कितने बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इस कारण से कर रहे हैं कि लाइफ सेटल हो जाए, इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर? बोरिंग बोरिंग पैटर्न होता है क्या? पढ़ना क्या है इसके अंदर? रट्टा मार काम है ना। और रोज सेम क्वेश्चन सॉल्व करना कौन सी इंटरेस्टिंग चीज है? अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो उस स्किल के अंदर लेयर बाय लेयर आपकी इंप्रूवमेंट हो रही होती है, बट इसमें तो बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। दैट इज वाई मैं ये मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब निकालना सच में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर एक दो बार सफलता नहीं मिली ना, तो फिर सेम सिलेबस पढ़ना बहुत चैलेंजिंग होता है। एक उदाहरण देता हूँ, हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी एज हो रखी होती है, सपोज 27, 28, फिर वो क्लास 3 की पेपर की तैयारी करने आते हैं,
उन्होंने पहले भी तैयारी करी हुई थी। अब वो लगभग 70-80% बातें जानते हैं। वो 20% की तलाश में होते हैं कि सर कोई वो चीज़ बताएँगे, वो हमने नोट करनी खाली, बाकी तो पता ही है। उससे क्या होता है ना कि वो पर्सन एन्जॉय नहीं कर पाता प्रोसेस को। एक रॉ बच्चा आएगा जिसने ग्रेजुएशन करी है, तो उसके लिए सारी बातें क्या होंगी? नहीं होंगी। मैं महमूद गजनी ऐसे गौर एन्जॉय करेंगे, अच्छा अच्छा ऐसे हुआ। और जो बंदा बैठा 30 साल का, उसने पहले भी तैयारी कर रखी हुई है, पटवारी के 3 पेपर पहले भी दे चुका है वो। तो वो थोड़ा एन्जॉय करेगा उस चीज़ को, तो वो बोलेगा अरे कुछ नई बात क्या है इसके अंदर? दैट इज़ व्हाई जो एस्पिरेंट एक लंबा टाइम लेगा ना प्रिपरेशन करने में, एग्ज़ाम शायद निकल जाए बट उसकी जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है, स्ट्रेसफुल जर्नी। क्योंकि वो खोज रहा होता है कि यार कुछ नया कहाँ से पढूँ मैं? मेरे मार्क्स कट ऑफ से नीचे 3 आ रहे हैं, तो 3 के लिए मैं क्या चीज़ एक्स्ट्रा पढूँ? मैथ्स भी ठीक-ठाक है, उसको भी रिवाइज़ किया, फिर स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा होता है। ये समस्या है। सर, जो स्टूडेंट है उनको कितना घंटे तक पढ़ना चाहिए? देखिए, मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जब भी हम घंटों में काउंट करेंगे ना पढ़ाई को, तो पढ़ाई में क्वालिटी नहीं आएगी। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। काम तो लेबर लोग भी कर रहे होते 12-12 घंटे, और एक सीईओ है, वो 4 घंटे बैठता है कंपनी में। तो हमेशा वैल्यू क्वालिटी की हुई है, टाइम की नहीं हुई है, कि आप कितना समय दे रहे हो। डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितनी क्वालिटी दे रहे हो। क्वालिटी ऑफ टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, ना कि क्वांटिटी ऑफ टाइम। सर, जैसे आपने बोला घंटे, अगर घंटे ज़्यादा आप प्रेफ़र करोगे हुँ। कि जैसे टॉपिक्स क्लियर रहे ज़्यादा? क्लैरिटी ऑफ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। क्लैरिटी ऑफ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी ना कि जो आदमी जितना हार्ड वर्किंग है उसको उतनी वैल्यू की जाए। वो एक अलग तरह की हार्ड वर्क है। मज़दूर जो हार्ड वर्क करता है वो एक डिफरेंट तरह का हार्ड वर्क होता है। वो लगातार काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते हैं मान लीजिए, बट आप मेंटली फ्रेश हैं, आपका माइंड ओपन है, स्ट्रेस में नहीं है, तो फिर 4 घंटे भी क्वालिटी वाले घंटे हो जाएँगे। 4-5 घंटे भी शायद काफ़ी हो सकते हैं। बट ये कहना कि हमारी सोसाइटी में बच्चे स्ट्रेसलेस हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस कारण से मैं चाहूँगा कि 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर सर, स्थिति स्ट्रेस ऐसी के बारे में बात करें, आजकल के स्टूडेंट को आप एक एडवाइस देना चाहो, स्ट्रेसफुल कैसे रहे? स्ट्रेसलेस कैसे रहें जी? देखिए, स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हो सकता है मंडे को मेरे को भी स्ट्रेस हो, पर ट्यूसडे को नहीं होगी शायद। स्ट्रेस एक कंटीन्यूअस पैटर्न नहीं बनना चाहिए। स्ट्रेस होती है, हर चीज़ को आप अगर प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो, टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, वो स्ट्रेसफुल होगा। सपोज़ आप बस पकड़ने जा रहे हैं और आप थोड़े घर से लेट हो गए हैं, तो वो वहाँ तक पहुँचने तक आप क्या होंगे, थोड़े-से स्ट्रेसफुल होंगे। जैसे बस आपको मिल गई, आप बस में चढ़ गए, स्ट्रेस खत्म। तो द थिंग इज़ दैट कि स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट वो कंटिन्यूटी में ना रहे कि बस मिल गई, चढ़ भी गए, फिर भी आप वो छोड़ नहीं रही है वो चीज़ आपको। वो ना रहे फिर कि हो गया काम तो छोड़ो उस चीज़ को। तो स्ट्रेस हर किसी की लाइफ का पार्ट है। स्ट्रेस को मैनेज लोग कैसे करते हैं, ये अपनी हैबिट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई म्यूज़िक सुनकर स्ट्रेस दूर कर सकता है, कोई जिम जाते हैं उससे उससे दूर कर सकते हैं, कोई दोस्तों से बातें करके दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस को दूर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पर मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन लगातार होना चाहिए। दोस्तों से बात करना, पेरेंट्स से बात करना। आदमी चुप हो जाए फिर वो स्ट्रेस डेंजरस है। सर, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जैसे 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, हुँ, तो जो हमारी जो स्लीप साइकिल है हुँ, और जो हमारी डाइट है, हुँ। तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा आप बताएँगे कि कैसे उनको रखें? देखिए, जहाँ तक बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट ने भी ये चीज़ें कही हैं कि ना सिर्फ 2 दिन पहले, ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस डाइट। बैलेंस का मतलब ये है कि हर तरीके से उसमें उसमें प्रोटीन भी हो, तो उसमें कार्ब्स भी हैं, सब जैसे हम एक्स्ट्रा कार्ब्स लेते हैं। हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम भारतीय लोग जो हैं वो चावल और गेहूँ बहुत खाते हैं। तो कार्ब्स बहुत लेते हैं, तो वो कार्ब्स जो हैं वो हमारे माइंड को थका देते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है कि हम या तो कार्ब्स लेने के बाद हम काम बहुत करें ना, जैसे मान, और स्टूडेंट फिजिकल काम कोई करता नहीं है, वो तो मेंटल काम कर रहा है। तो इतने सारे कार्ब्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब एग्ज़ाम के लिए 2 दिन बचे हैं, हफ्ता बचा है, तो हम खाना थोड़ा कम कर दें। खाना मीन जैसे चपाती हैं या चावल थोड़े कम कर दें। उससे क्या होता है कि थोड़ा हम अच्छी क्वालिटी स्लीप ले पाते हैं, उससे काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले तो ये सोचना चाहिए कि अब जितना पढ़ लिया सो पढ़ लिया है, और मेडिटेशन करना, थोड़ा रिलैक्स करना, घरवालों से बात कर लेना, थोड़ा थोड़ा यहाँ-वहाँ वॉक कर लेना, ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि माइंड ने बहुत सारी चीज़ें
स्टोर करके रखी होती हैं, और लास्ट के 2 डेज़ में थोड़ा स्ट्रेस लेंगे तो शायद वो पैटर्न जो मेमोरी के हमारे हैं वो बिगड़ सकते हैं, और एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन में कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो लास्ट के 2 डेज़ में रिलैक्स होना इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप प्रेफर क्या करोगे, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग? देखिए, जो पर्सन ऑनलाइन कोचिंग करेगा ना, वो ही सोचेगा यार ऑफलाइन की होती बेटर होता, क्योंकि सफलता सभी को नहीं मिल पाती ना, तो आदमी कहीं ना कहीं तो दोष मढ़ेगा ना किसी चीज़ को। तो जो बंदा बंदा जो है ऑफलाइन तैयारी कर रहा है, वो बोलेगा यार ऑनलाइन करता तो शायद मैं जल्दी निपटा पाता सिलेबस को। ठीक है, तो आदमी कहीं सेटिस्फाई नहीं है, बट एक बात तो साफ है कि जो ऑफलाइन प्रिपरेशन होती है वो थोड़ी स्ट्रेसलेस स्टडी होती है, क्योंकि उसमें एक एनवायरनमेंट होता है। मुझे याद है कि जब मैंने ऑफलाइन प्रिपरेशन की थी, तो उस समय की जो टीचिंग करवाई थी, हमें पढ़ाया गया था, और जो नोट्स हैं वो ज़्यादा मैं अपने माइंड में होल्ड कर पाया हूँ आज तक। मुझे याद है कि फलने दिन सर ने फलनी चीज़ पढ़ाई थी, उसकी एक मेमोरी स्ट्रांग बनती है। और ऑनलाइन में फ़ोन में हमने चीज़ें जो आज तक कितनी वीडियो दे रखी होंगी यूट्यूब पे, वो कितनी हमें याद रहेंगी। तो इसलिए जब आपने 10th क्लास में 12th क्लास में मान लो कोई इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ा था, मान लो स्कूल के अंदर सर ने मान लो बताया आपको स्कूल, तो आपको मेमोरी रहेगी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्लास में बैठे हुए हैं, बगल में कोई बैठा हुआ है, टीचर आते हैं, आप थोड़े अलर्ट हो जाते हैं, तो वो एक अलग तरह की चीज़ होती है। ये फ़ोन से मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन जो प्रिपरेशन है, वो आदमी कब करे जब उसकी क्लैरिटी ऑफ टॉपिक अच्छी हो चुकी हो, तो करे वो। बट अगर उसकी अभी क्लैरिटी ऑफ टॉपिक्स नहीं है, तो उसे कहीं भी जाके थोड़ा बहुत जो है वो माहौल के अकॉर्डिंग ढलना पहले सीखना चाहिए। तो उसके लिए सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं फेल होके एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी में। तो टू टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक रहते हैं 0.8% से 5% से, और एक रहते हैं जो 5 मार्क्स से रह गए, 10 मार्क्स से रह गए। तो जो इनकी जो 0.8% वाले हैं, वो कितना डिमोटिवेट हो जाते हैं। अभी विशाल सर आप जानते होंगे, आपके नीचे लाइब्रेरी में आता होगा, SBAPO का एग्जाम था अच्छा, उसका। अच्छा, हाँ, वो 0.8% से रहा अभी। तो सर उसका जो मेंटल लेवल किस थॉट से वो गुजर रहा होगा, वो आप समझ सकते हैं। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा गाइड करना चाहो, जो रह जाते हैं, एक जो ई से 0.5 से रह रहे हैं, और जो एक जो ठीक डिस्टेंस से रह रहे हैं, जैसे 5-10 से। देखो जी, ये तो तय है कि आदमी जब सेलेक्ट होगा ना, तो वो सब लोग बोलेंगे बहुत अच्छा, ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशंस इत्यादि। तो सक्सेस हैंडल करना बहुत आसान होती है, फेलियर हैंडल करना एक आर्ट है, कला एक, फेलियर को हैंडल करना। जैसे बाबर जब भारत में पानीपत के बैटल से पहले सारे बैटल उसने हारे थे, जितने बैटल करे हर कहीं पिटा था वो। ठीक है जी, ऊपर ताशकंद के ऊपर वाले एरिया में अगर देखिए, मंगोलन ने उसको पीटा, और अफगानिस्तान वाली एम्पायर में उसके फादर से वो छीन ली गई थी। तो ही वॉज काइंड ऑफ होमलेस फॉर मैनी ईयर्स, भटकता रहा यहाँ वहाँ। तो बाबर की अगर हम सक्सेस को देखें, तो पानीपत के बैटल से पहले उसकी कोई सक्सेस नहीं थी, सारे फेलियर थे। तो जब उसके एडवाइजर्स ने उसको कहा कि भाई अब आप अगला टारगेट सेट कर रहे हो, दिल्ली को, हिंदुस्तान को कर रहे हो, आप अफगानिस्तान में अगर हार गए तो हिंदुस्तान कैसे जीत पाओगे आप। देन बाबर सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुली। तो उसने कहा कि क्या हुआ अगर हम युद्ध हारे हैं, अभी सब कुछ तो नहीं हारे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, बाबर में 100 बातें बुरी हो सकती हैं, पर ये लाइन कितनी बढ़िया है कि अगर मैं सब हारा हूं बैटल, क्लियर कि हारा हूं, पर सब कुछ तो नहीं हारा हूं ना, बट अभी भी दांव पे लगाने के लिए कुछ है मेरे पास। ये जो अप्रोच होती है ना एंड तक फाइट करने की, तो दैट इज वाई ABC कोई पर्सन हो, वो कुछ मार्क्स से अगर रह गया है, तो उसकी जो उसका रियल टेस्ट तब होगा उसका। अगर वो मान लो काफी मार्क्स से रह गए, फिर वो बोलेगा यार तैयारी नहीं करी हुई, तो तब उसमें स्ट्रेस कौन सी होएगी। सपोज कर लो जैसे कोई पर्सन है जिस मान लो कट ऑफ थी 113 नंबर, 113 नंबर की, 112 पे वो आया, तो स्ट्रेस होगी ना उसको। वो होता है 20 नंबर पे, उसको क्या स्ट्रेस होनी थी। तो इसलिए आपका सही, आपके माइंडसेट का सही अंदाजा लगता है तब जब आप बहुत नजदीक से गिरते हो, बहुत नजदीक से। फिर बाउंस बैक कैसे करना है ना, ये हर किसी के साथ, क्रिकेटर देख लो आप, जैसे आज फाइनल मैच है इंडिया और उसका,
तो कितना प्रेशर उन पे होगा कि हमने अगर ये परफॉर्म नहीं करा तो आगे हमारा कुछ बनना नहीं है। फिल्में चलती हैं बॉलीवुड की, फ्राइडे को आती हैं, अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो करियर खत्म। सब लोगों की लाइफ रिस्क पे होती है। बाउंस बैक कैसे करना है, कोई आपको ट्रोल कर रहा होता, हम तो फिर भी ऐसे लोग हैं जो एक तरह से सोशल मीडिया पे इतने हैं ही नहीं विजिबल, और जो विजिबल हो जाते हैं कितना उनको स्ट्रेस है, रोज कमेंट लोग कर देते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो दैट इज वाई स्ट्रेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, ये जरूर है कि सक्सेस मिलने से पहले जो बड़े नजदीकी फेलियर होते हैं उनको मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। बोलने की बात अलग है, मगर मैनेज जो करता है वो जानता है कैसे उसने मैनेज किया था। कि दोबारा से वही किताबें ओपन करने में घिन बहुत आती है जब आप बड़े क्लोजली आप वहां से निकलते हैं। तो ये सर एक मेरा पर्सनल आपसे क्वेश्चन रहेगा, थोड़ी इस टॉपिक में मेरे को थोड़ी नॉलेज चाहिए। जैसे अदर कैटेगरीज में होते हैं, जैसे SC ST जो OBC जो कैटेगरीज बनाई हुई हैं, आपके हिसाब से जो स्पोर्ट्स में जो पोस्ट निकलती हैं कोचेस की, तो वो क्या राइट है? क्योंकि जिसके पास स्किल है, मान लो वो जर्नल से है, जो SC है ST से है, उसको वो इतना स्किलफुल नहीं है, तो उसको जॉब मिल जाएगी कोटे के बेस पे, और जो स्किलफुल है, जो प्लेयर को अच्छा बना सकता है, एज अ अच्छे लेवल तक लेके जा सकता है, तो वो राइट है या रॉन्ग? देखिए, वही बात है। देखिए, जो रिजर्वेशन और कोटा है ना, उसका सिर्फ यही मतलब था कि रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो डोमिनेंस था वो अपर कास्ट का था, और एक लंबे टाइम तक रहा। आज भी देखेंगे आप कि शर्मा जी का बेटा और बेटी जो है वो टॉपर होते हैं। तो शर्मा जी कौन हुए? तो इसका मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में जो है पंडित लर्नड कम्युनिटी थी, सीखने वाली, पढ़ने वाली थी। तो आज भी आप पाएंगे कि जो शर्मा फैमिली, मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो जिनके नाम सा शर्मा लगता है वो ओवरऑल मुझे थोड़े से स्मार्ट दिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग अच्छे होते हैं, बट थोड़े से स्मार्ट किस कारण से हैं? क्योंकि एक पुराने पैटर्न से वो लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे इस काम के साथ। सपोज कर लो कि मान लो मेरे पूर्वजों ने मान लो लोहे का काम किया हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे लिविंग पैटर्न वैसे वैसे थे, तो हमें कोई प्रीवियस जनरेशन का वो सरप्लस बेनिफिट नहीं मिलता, और जो उसी फील्ड के लोग रहे हों उनको फायदा मिलता है। होता क्या है, गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हमने इस कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो आरक्षण देना पड़ेगा। अब आरक्षण से क्या होता है कि कई बार लोग बोलते हैं क्वालिटी नहीं आ पाएगी। मेरिट भी देखो भाई, इंडिया आज कहाँ जाना चाह रहा है, और मेरिट को प्राथमिकता दीजिए। ये बात आपकी ठीक है कि मेरिट को प्राथमिकता देनी चाहिए, बट फिर हमारा जो पर्पज है रिप्रेजेंटेशन का, ये समाप्त हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो कोच आया रिजर्वेशन से वो उतना स्किलफुल नहीं हो, और जो बिना रिजर्वेशन वाला था वो ज़्यादा स्किलफुल हो सकता है वो हो। बट गवर्नमेंट को बैलेंस करनी है चीज़ें, कि अगर वो स्किल के ऊपर ही ध्यान देंगे तो फिर क्या होगा कि वही कम्युनिटी जिसको एडवांटेज बहुत पहले से थी, जस्ट बिकॉज अपर कास्ट थे वो, तो लगातार वो उसी एडवांटेज के कारण ही स्किलफुल हैं और आगे बढ़ते रहे हैं। तो कोई कम स्किलफुल भी है, उसे मौका दीजिए। होगा क्या कि उससे उसकी जो कम्युनिटी है उसको बेनिफिट मिलता है। जैसे समोल मान लो कि आप या मैं मान लो कि रिजर्व कैटेगरी से हैं, और मान लो हम किसी जॉब में चले, मान लो मैं थानेदार बन गया, तो मेरी कम्युनिटी के ऊपर कोई भी क्राइम होगा तो शायद मेरी कम्युनिटी मुझे आसानी से बता सकती है और मैं एक्शन आसानी से ले पाऊंगा। अगर मान लो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, और मान लो मैं सपोज करिए कि कुम्हार हूँ या मान लो उस जाति का हूँ, तो उस कम्युनिटी पे होने वाले क्राइम को मैं 1-2% कम कर सकता हूँ ना, क्यों कर सकता हूँ? तो राइट, अगर बोले कि मेरी मेरिट नहीं थी भाई, मेरे मार्क्स कम थे, तो मैं नहीं आगे जा पाऊंगा। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने जो चीजें बनाई जरूरी हैं, बट वही बात है कि जो पर्सन रह जाता है, जिसके 70 मार्क्स आए वो नहीं हो पाया और 40 मार्क्स वाला हो पाया, तो उस हीन भावना तो आती है उनके अंदर। बट थोड़ा सा समझदारी से देखना चाहिए कि हिस्ट्री हमारे देश की क्या रही है, तो उस कारण से ऐसा किया गया है। सर ये मेरे छोटे भाई का ही क्वेश्चन था, वो 9th क्लास में है, तो चाचा का लड़का है सर, जो 6th 7th से लेके 12th तक है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे याद रखे? एक थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहिए या मेथड बताना चाहिए आप? लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन माने जो बड़ी लंबी स्टेटमेंट होती है वो उसकी बात कर रहे हैं। वो तभी जब हमारी भाषा पे कमांड हो,
मैं सब बच्चों को यही बोलता हूँ कि तुम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, माध्यम तो वही होंगे ना पढ़ने के। तो अगर मान लो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मुझे इंग्लिश के अंदर लंबे लंबे सेंटेंसेस को लर्न करना आसान है, क्योंकि वो भाषा में मैं प्रो हो चुका हूँ। तो होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि भाषा अलग है, सब्जेक्ट अलग है, हम यहाँ कमी कर जाते हैं। मान लो हिस्ट्री है और हिस्ट्री को पढ़ता हूँ मैं हिंदी भाषा में, और या हिस्ट्री को पढ़ता हूँ मैं अंग्रेजी भाषा में, तो क्या भाषाओं का कोई रोल नहीं होता है? अगर मेरी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है ना, तो मैं पूरे पैराग्राफ को जल्दी पढ़ जाऊंगा, रिटेन कर पाऊंगा उसको, क्योंकि शब्दों के मीनिंग अंदर ढल रहे हैं, ढल जाते हैं, वो खुल जाते हैं उसके मीनिंग। मगर जब हम भाषा के साथ थोड़ी अच्छी कमांड नहीं दे पाते हैं, तो फिर हमने उसको याद किया होता है बड़े ही जोड़ तोड़ के याद किया होगा किस तरीके से, फिर वो हम रिटेन कैसे कर पाएंगे? तो वो जो हमने जोड़ तोड़ करके उसको अभी याद किया है, 10 मिनट बाद वो जोड़ उसके टूट जाएंगे। वो जो हमने उसमें जो कैसे तरीके से उसको याद किया वो भूल जाएंगे। तो दैट इज वाई स्टार्टिंग के अंदर बच्चों को लैंग्वेज पे काम करना चाहिए। तो इसलिए मैं जब हम पास हुए, कॉलेज में गए, तो हमारे सीनियर्स ने हमको एक एडवाइस की थी, लैंग्वेज पे फोकस करो, तुम्हारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स खुद अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि वी केम फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल, तो हिंदी मीडियम स्कूल वालों को 11th-12th में भी दिक्कत आई, इंग्लिश मीडियम की, फिर आगे भी दिक्कत आ रही थी। हमारे साथ वाले जो कोई दिल्ली से है या कोई मेट्रो सिटी से है, वो इंग्लिश स्कूल वाले बच्चे थे, वो थोड़ा सा टाइम देते थे और उनको जल्दी याद होता था। और हम काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं और हमें रीज़न क्या था, हमारी लैंग्वेज पे कमांड नहीं थी। तो जब लैंग्वेज पे फोकस किया तो उसके बाद फिर रीडिंग करना आसान हो गई। तो कई आप देखेंगे लोग जो एक दिन के अंदर मतलब 8-10 घंटे में कोई एक नॉवल पढ़ जाएंगे, एक नॉवल पूरी, जो कि 300-350 पेज की होगी। तो कुछ लोग होंगे जो उसको पढ़ने में साल ले सकते हैं। वो चीज़ है, लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए छोटे बच्चों को। वर्ड वोकेबलरी, वर्ड पावर, और ये और शब्द इतनी स्ट्रांग वोकेबलरी हो कि मतलब कोई वर्ड कंफ्यूज ही ना करे सेंटेंस के अंदर, किसी उस पैराग्राफ में। भाषा पे फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया बहुत इफेक्ट कर रहा है आजकल के बच्चों को, तो उसके बारे में अगर आप मैसेज देना चाहिए। कि सोशल मीडिया तो सच में ठीक कह रहे हैं आप, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो बचना बहुत मुश्किल है इससे, बहुत मुश्किल है बचना। जैसे मान लो हम अपना जब फ़ोन चलाते हैं तो उसमें कहीं न कहीं 100 तरह के इमोशन आपको दिखेंगे उसके अंदर। कोई डिफरेंट तरह का कंटेंट हमें दिखा रहा है, कहीं दंगे वाला कंटेंट हमें दिखा रहा है, किसी ने किसी की गर्दन काट दी है, किसी ने वो उसमें चक्का जाम हो गया। तो 100 तरह के इमोशन बहुत जल्दी हमारे भीतर आ रहे होते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि हम पीस में नहीं जा पाते हैं। मैं आपको बताऊँ, एक टाइम था जब ये सोशल मीडिया नहीं होती थी, तो मुझे मेडिटेशन करना बड़ा ईज़ी लगता था। जैसे मतलब आँखें बंद करी तो थोड़ा-सा स्ट्रगल होता था, उसके बाद फिर ध्यान, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अपने कॉलेज के टाइम की, 2012-11 की बात कर रहा हूँ। मगर आज की डेट में अगर मुझे मैं अपनी बात कंसंट्रेशन करनी हो ना, जैसे मेडिटेशन करनी है, मुश्किल होती है मेरे को भी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। रीज़न क्या है कि जैसे यूट्यूब ओपन करेंगे ना, तो एक कोई ईरान का वीडियो हम देखेंगे, वो खत्म हुआ फिर कुछ और वीडियो चल पड़ती हैं। किताबें पढ़ने से क्या होता था ना, किताबें पढ़ने से आप बहुत ही, हाँ, एक सिंगल इमोशन आपके अंदर चलता था, क्योंकि आप ही उसको पिक्चराइज कर रहे हैं ना उस चीज़ को। तो ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को अगर मैं देखूं, किताब से पढ़ूंगा ना, तो इमोशन एक ही मेरा है, उसी इमोशन से मैं उसको पिक्चराइज कर रहा हूँ, मैं ही उसकी देख रहा हूँ कि ये आदमी ऐसा होगा, ये कहानी मेरे भीतर जा रही है वो, तो मैं ही उसका इमोशन मेक करूँ। वो होता है कि वीडियो देखते हैं ना, तो वहाँ पे कितने इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, ये वो ऐसा, और मतलब एक कहानियां, हंसने हंसने वाली आ गई, एक रोने हाँ वाली आ गई, एक इमोशनल आ गई, बिल्कुल, फिर एक मोटिवेट राइट, करने वाली आ गई, सो अगला। दैट इज वाई ये चीजें हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया के टाइम पे फोकस करना इज सीरियसली चैलेंजिंग। और हम बहुत व्यस्त नहीं हैं, बहुत बिजी नहीं हैं, तो अपने आप को बचाना इस चीज से अब मुमकिन नहीं बचा हुआ है, अब पॉसिबल नहीं है, बचा नहीं सकते। सर आपने बात की ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो एक छोटी सी अगर आप मुझे बताना चाहो, है क्या वहाँ चला हुआ देखो थोड़ा सा। एक्चुअली ईरान, इजराइल, सॉरी, यूएस और इजराइल ने टारगेट किया ईरान को। ईरान के ऊपर ये ब्लेम है कि ये न्यूक्लियर जो डिवाइसेस हैं या न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं, उनको, वो वेपन को तैयार कर रहा है, बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? रशिया के पास है। हाँ, दूसरा अमेरिका हो गया। ठीक है जी।
इंडिया भी है चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, चौथे पे पाकिस्तान, 5वें पे भारत है। और पाकिस्तान को सर ज्यादा है। ज़्यादा हमसे ज़्यादा है न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि उसने पैसा वहीं पे लगाया सारा ना। अब देखा जाए कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो ये टॉप 10 में आती है न्यूक्लियर वेपन में, तो एक भी नहीं है। इराक के पास कौन सा न्यूक्लियर वेपन है? बहरीन के पास कौन सा है? यूएई के पास कौन सा है? कभी सुना कि यहाँ न्यूक्लियर वेपन है ना? तो बोलने का अर्थ है कि इन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और यूएस नहीं चाहता कि इनके पास हो भी। भारत ने जब न्यूक्लियर वेपन को पोखरान टेस्ट किए थे तो कितना प्रेशर हमारे ऊपर था, तो छुप छुप के किया था हमने वो राजस्थान में, राइट, जमीन के अंदर किया था। तो कितना मुश्किल, कितने प्रेशर में हमने किया है, बहुत प्रेशर में किया है, सैटेलाइट से भी राइट राइट, क्योंकि उनको ये मालूम है कि जिन दो नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे वो आपस में वॉर कर ही नहीं पाएंगे। तो दो न्यूक्लियर वेपन है, फिर तो तीसरी कंट्री आएगी भी, रुको भाई, नुकसान दुनिया को हो जाएगा इससे। इसका मतलब क्या है कि ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन किसी के पास अब हो नहीं। और स्पेशली इराक, ईरान एंड अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, पूरे वर्ल्ड का 50% जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन 3 देशों के अंदर है। अगर इन 3 देशों के पास वो न्यूक्लियर पावर आ गई तो फिर ये मनमानी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो बड़े प्लेयर हैं वर्ल्ड के अंदर, जो दुनिया को चला रहे हैं इकोनॉमिकली, यूएस के तो बहुत इंटरेस्ट है, तो वो चाहता है कि इन देशों के पास कोई भी आर्म्स या एम्युनिशन इस तरह के ना हो, तो मिलिट्री वाइज ये वीक रहे ताकि इनके ऊपर हम दबाव हमेशा बना सके। अब ईरान जो है उसका न्यूक्लियर वेपन आ रहे थे, एक बार न्यूक्लियर वेपन उसके पास आ गए फिर वो झुकेगा क्यों उसके आगे? तो ये चीज थी। एंड ईरान की जो हम हिस्ट्री देखें ना, तो ईरान की हिस्ट्री के अंदर हम देखें तो उथल पुथल बहुत रही है। ईरान के अंदर जो खमेनी, ये रिलीजियस लीडर है, इनकी सऊदी अरेबिया से नहीं बनती है। ईरान, यमन और इराक में मेजॉरिटी है शिया, शिया सुन्नी की आपस में नहीं बनती है। बिल्कुल जिसको कट्टर दुश्मन एक दूसरे के हैं ये, है ना, तो उनका बिल्कुल ऐसा है। तो जो सऊदी अरेबिया है, मक्का मदीना, वहां पे तो वो लोग हैं सुन्नी, उनकी इनसे नहीं बनती है। तो जो यूएस है ये इसका बेनिफिट लेता है। आप जानते हैं कि अभी ईरान ने मिसाइल गिराई हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर भी, यूएई के ऊपर भी गिराई। वो जो उसकी हम बात करते हैं बुर्ज खलीफा की, तो कुछ उसके आसपास के एरिया में कुछ कंपोनेंट गिरे हैं। तो ये सारे देश सुन्नी कम्युनिटी मेजॉरिटी वाले हैं, इनकी ईरान से नहीं बनती है, राइट। और यूएस और जो इजराइल है वो नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बने, क्योंकि एक लंबे समय तक यूएस और इंग्लैंड ने वहां से ऑयल लिया है, एनर्जी वहां से ली है यूएस ने। तो यूएस और जो बड़ी पावर हैं वो चाहते हैं कि जिन जिन देशों में ऑयल है, एनर्जी है, वो उन देशों के जो मतलब लीडर्स हैं वो उनके इशारे पे चले, मतलब थोड़े कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में काम करें वो, और वो कोऑपरेशन नहीं करते हैं तो फिर ये उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो अमेरिका जो है, या अमेरिका जो है, इज़ वेरी वेरी पावरफुल। वो चाहता है कि पूरी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की, वो या एनर्जी है, वो उसके लीडरशिप में चलें, सारी चीज़ें जैसे ऐसी चीज़ें हो वर्ल्ड में वो। ईरान सर क्रूड ऑयल जो बनाता है, इंडिया को सप्लाई देता है, वो जो स्पेस है उस जगह का, वो उसके बारे में थोड़ा सा, जो उन्होंने बंद कर दिया अब ऑयल। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करते हैं, हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उससे पूरे वर्ल्ड का 20% ट्रेड आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं हम उसको। तो जो स्ट्रेट है उसको ईरान ने ब्लॉक किया, और भारत को जो ऑयल है वो आता वहां से, मैक्सिमम ऑयल वहीं से आता है। अब अगर उसको बंद कर देते हैं, उस पर टैरिफ वो लगा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो इंडिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रकों के थ्रू होता है मेनली, जो हाईवे के थ्रू, तो हमारे यहाँ हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। फिर तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को उसका जो है वो हार्म होगा, रुपीस के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन बढ़ने से। सर अभी हमारे पीएम मोदी सर जो इजराइल गए हुए थे, तो उन्होंने इजराइल को बोला फादरलैंड हमारे लिए और इंडिया मदरलैंड हमारे लिए। तो वो एक साइड से कंप्लीटली मतलब एक्सपोर्ट ही हो गया इजराइल की तरफ। उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, वो राइट किया या जो भी था? क्योंकि जब वो आए थे वहां से सर, मोदी सर, तो एक दिन के 2 दिन के अंदर वो वॉर स्टार्ट हो गई थी।
एक्चुअली मैंने ये भी चीज़ें पढ़ी कि नरेंद्र मोदी जी को क्या जानकारी थी कि ऐसा होने वाला है, तो अब ऑपोजिशन तो क्रिटिसाइज करेगी, तो और डिप्लोमेसी ना बहुत अलग लेवल की होती है। शायद हम तक भी जानकारी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती कि एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है। न्यूज़पेपर के जरिए जो इन्फॉर्मेशन बाहर आती हैं वो एनालिसिस होते हैं सिर्फ, मगर जो डिप्लोमेट होते हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, एस जयशंकर है या मोदी हैं, वो उनके ब्रेन में क्या उसको लेके विचार हैं वो बाहर तो ना आ पाते हैं। वो तो बहुत मोस्ट सीक्रेट चीज़ें होती हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स इज़ वेरी सीक्रेट थिंग। हर चीज़ बाहर नहीं निकाली जाती है, नहीं तो हमारे संबंध ऐसे खराब हो जाएंगे किसी देश के साथ। नहीं, वो तो सर एकदम जब मिलने गए तो वो तो जैसे लगा वो तो एकदम ऐसे लगा जैसे कंप्लीटली दोनों देश मतलब आगे पता साथ क्या में। है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी ने थोड़ा सा शिफ्ट किया। 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट पैलेस्टीन के सपोर्ट में रही है। इजराइल और फिलिस्तीन का आपस में झगड़ा है जेरूसलेम को लेके और वही होली लैंड को लेके। तो कांग्रेस गवर्नमेंट का स्टैंड रहा विद फिलिस्तीन, क्योंकि इजराइल ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है फिलिस्तीन को, ऐसा कहा जाता है। और कुछ हद तक ये सच भी है कि वो हर दुनिया में मतलब उनको परेशान किया जा रहा था यहूदियों को, हर दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट देशों में। तो उन लोगों ने फिर इस जगह को अपना लैंड बनाया, एनक्रोचमेंट कह सकते हैं। फिलिस्तीनी कहते हैं कि भाई ये तो हमारा ही लैंड था, ये आए और यहाँ इन्होंने फिर हमारे ही हमको ही बाहर कर दिया यहाँ से, तो ये उनका मानना था। तो फिर कांग्रेस गवर्नमेंट का ये स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीनियों की ये लैंड है और इजराइल के वो थोड़े से खिलाफ रहे हैं। मगर ऐसा नहीं कि ओपनली खिलाफ रहे, बट आप कह रहे हैं कि सपोर्ट उनको उनकी फिलिस्तीन को रही है। मोदी के आने के बाद थोड़ा सा शिफ्ट हुआ ये पैटर्न। हमने इजराइल को सपोर्ट करना, या तो न्यूट्रल थे हम लोग, ऐसे नहीं कि फिलिस्तीन के लीडर यहाँ नहीं आए, हम न्यूट्रल हो गए 14 के बाद। और न्यूट्रल होते होते थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा रुख जो है वो इजराइल के साथ है। और ट्रम्प की मोदी जी से काफ़ी अच्छी इक्वेशंस हैं, और क्योंकि वो जो रिपब्लिकन पार्टी यूएस की वो भी राइटिस्ट पार्टी मानी जाती है और बीजेपी भी राइटिस्ट पार्टी है, तो फिलोसफिकली भी कुछ चीज़ें कॉमन हैं हमारे उनके बीच में। और बाकी लीडर बहुत अच्छे से जानते हैं, आई थिंक उनको ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के बारे में कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। हम तो सिर्फ कुछ लेख पढ़कर अखबारों के अंदर अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है। तो इसलिए मोदी जी अगर इजराइल को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इस वॉर के अंदर, तो जो ईरान है उसने भी कुछ टाइम पहले जब ये हमारे यहाँ जो पुलवामा वाला केस हुआ, फिर हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो आप देखेंगे वहाँ पे भी ईरान की खुले तौर पे इंडिया को सपोर्ट नहीं दी गई थी। ऐसे ईरान ने कहा नहीं कि भी जो आतंकी हमला हुआ है वो गलत हुआ है। तो ईरान जब न्यूट्रल ही स्टैंड मेंटेन किया है, तो फिर वो समझ रहे हैं आपकी उस वो भी नहीं चाहते पाकिस्तान को कोई ऐसा होए कि मैं मतलब किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। दैट इज वाई किसी कंट्री के साथ कोई भी जो गवर्नमेंट है तो न्यूट्रल होती है, या फिर उनके बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन बन जाते हैं, उस कारण से फिर वो खिलाफ हो जाती है। सर मैं थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, वन वर्ड आंसर। सर कौन सी स्टडी बेस्ट है, नाइट और मॉर्निंग? डिपेंड करता है कि आप अच्छा कब फील कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, जो इवनिंग टाइम होता है वो पीसफुल होता है, वो ठीक है। जैसे मैं भी कॉलेज टाइम में इवनिंग में पढ़ता था, सुबह उठता था मैं 8 बजे, फिर कॉलेज को तैयार होना। बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करी थी, फिर मेरा शेड्यूल चेंज हुआ था, अर्ली मॉर्निंग हम पढ़ते थे। तो ये डिपेंड करता है आप कब पीसफुल हो। खुद को ये नहीं कि किसी ने बोला कि मैं रात को पढ़ता था और मैं आईएएस बन गया, राइट, तो हमने भी रात को ही पढ़ना है। तो उसके पैटर्न डिफरेंट थे, उसकी बॉडी रात को इजीली फील करती थी। हम भी दिन में सो जाएं रात को जगें, तो ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कैसे अच्छा फील कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन कोचिंग सर, ऑफलाइन कोचिंग? मेरे ख्याल से ऑनलाइन कंपलसरी, कि ऑनलाइन तो आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ही चाहिए, क्योंकि आपने रिवाइज करना है और आजकल एग्जाम को निकालने में 2-3 साल लग जाते हैं, 3 साल लग गए, 4 साल लग गए। तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए ताकि कोई टॉपिक कंफ्यूज कर रहा है आपको तो आप फटाफट उसको वहां से रिवाइज कर सको। बट एक बार लाइफ में ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी थोड़ी सी अप्रोच बन जाती है कि तैयारी कैसे करनी है,
सामने सामने एक बार थोड़ा आइडिया मिल जाता है, टीचर से आपकी डाउट सॉल्व होती हैं, थोड़ी मोटिवेशन से रहती है। तो एक बार सिलेबस कवर आपको ऑफलाइन तरीके से करना चाहिए, एक बार हो जाए वो, तो फिर ऑनलाइन के बहुत ही सस्ते कोर्स आजकल मिल जाते हैं, फिर उससे आप अपने टॉपिक को कैरी ऑन कर सकते हैं। सर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क करेंगे तो स्मार्ट वर्क हो पाएगा। हार्ड वर्क करने आना चाहिए पहले तो। कई लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क क्या चीज़ होती है? स्मार्ट वर्क तब आता है जब आपने लगातार धक्के खाए हों लाइफ के अंदर। आपने 100 रॉन्ग डिसीजंस लिए, आपने बहुत हार्ड वर्क करी, फिर जाके आपको लगा कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे हो सकती थी। मान लीजिए मैं लैपटॉप चला रहा हूँ और मैं अभी इतना अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहा हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की, फिर मालूम चला कि नहीं यार ये थी प्रॉब्लम, जिसको जो है वो अगर मैं ठीक कर लेता तो दिक्कत ना आती। तो पहले आपने 6-8 घंटे हार्ड वर्क किया ना, लेबर वर्क था सारा वो उसको ठीक करने में। बट अब कोई तीसरे को सिखाना हो आपको, आप बोलेंगे यार ये 3 सेकंड वाली जॉब है। तो इसलिए जो है हार्ड वर्क होता है, फिर आप स्मार्ट बनते हैं। तो हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, हार्ड वर्क करते टाइम पे दिमाग ओपन रहना चाहिए कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कुछ सीखें भी उससे। ये ना हो कि सिर्फ हार्ड वर्क करे जा रहे हो, दिमाग हमारा आइडल है, मतलब वो इस तरह। सर ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी। दोनों ही, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, बट ग्रुप में डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है। ग्रुप में आप डिस्कशन करते हैं, बट हेल्दी ग्रुप हो, ये नहीं कि कोई ऐसा ही ग्रुप हो जिसमें कि क्रिटिसिज्म ही मिल रहा है हमेशा कि तुम्हारी तैयारी तो अच्छी नहीं है, तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, हम तो बहुत अच्छा पढ़ लिए हैं। ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो सपोर्टिव हो, कि हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। ऐसे ग्रुप मिलते कहाँ हैं आजकल? तो सेल्फ स्टडी ही बेटर है फिर। वन सब्जेक्ट जिससे सर सबको डर लगता है, आपकी जितनी टीचिंग रही है। मैथ्स या इंग्लिश, दो चीज़ें इनसे रहा है क्लास 2 क्लास 3 के अंदर। वन हैबिट जो स्टूडेंट लाइफ में सबको अडॉप्ट करनी चाहिए। रीडिंग, रीडिंग की हैबिट और एक्सरसाइज, दो चीज़ें। वन मिस्टेक जो सर स्टूडेंट्स को टोटली अवॉइड करनी चाहिए जब वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। देखा देखी में ना करे। जैसे कोई पर्सन रेलवेज की तैयारी कर रहा तो रेलवेज की तैयारी में लग गए, देखा देखी नहीं होनी चाहिए। या कोई किसी ने आपका मान लो पोटेंशियल ही क्लास 3 एग्जाम का है, और किसी को देखा आपने, वो मेरा क्लासमेट था, वो तो एचएस का तैयारी कर रहा है, तो आप भी उसमें लग गए। तो कई बार क्या होता है कि वो ना उसका होगा ना फिर ना आपका होगा। तो डिपेंड करता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। और शायद आप क्लास 3 की तैयारी करते तो आप बहुत जल्दी जॉब में लग चुके होते। अदरवाइज आपने बड़े एग्जाम को चुना तो एज काफ़ी निकल गई, फिर रियलाइज हुआ कि यार हमारे वो बस की बात नहीं, फिर बहुत सालों बाद आप निचले एग्जाम की तरफ मुड़ेंगे, तो इतने साल वेस्ट हो गए। सर हैंड रिटन नोट्स और डिजिटल नोट्स। हैंड रिटन नोट्स और खुद के बनाए हुए नोट्स, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स के अंदर एक मेमोरी हर शब्द में चिपकी होती है। किसी के बनाए नोट्स को हम पढ़ते हैं, वो कोई क्वालिटी उसमें नहीं होती है। हैंड रिटन नोट्स मान लो मेरे अगर 15 साल पहले भी हैं, आज उसको देखूंगा तो वो सारी कहानी भी साथ में चलती आती है उनके साथ, कि मैंने ये बात लिखी थी। तो वो शहर भी याद आता है, वो लोग भी साथ वाले याद आते हैं कि हमने ये किया था, और टीचर भी याद आते हैं सामने। तो खुद के बनाए नोट्स। सर टी और कॉफ़ी। कॉफी इज बेटर। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि जो एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है या जैसे बोला कि इतने परसेंटेज से रह जाते हैं थोड़े स्टूडेंट्स, या कोई अभी तैयारी स्टार्ट की है जिसने करने के लिए, उसको एक एडवाइस देना चाहो आप। सबसे पहले आपने कोई एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट की, उसका सिलेबस निकालो, सिलेबस को दीवार पे चिपकाओ, फिर उसके लिए सही मटेरियल ढूंढो। मटेरियल माने हो सकता है वो नोट्स हो, ऑनलाइन कोर्स हो, या ऑफलाइन कोचिंग, कुछ भी है। कोचिंग एक बार करनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि आज की डेट में जितना कट थ्रॉट कंपटीशन है, तो इस कट थ्रॉट कंपटीशन में आप ये कह सकते हैं कि मैं, ईगो वाला पार्ट नहीं आना चाहिए कि मैं तो अपने दम पे निकालूंगा। अरे भाई 4-5 हज़ार रुपए की बात होती है कई बार जो है, अगर आपको आइडिया मिल जा रहा है और जिस कारण से आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो और दूसरा जो है वो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप PYQs नहीं देखते हैं और हम ही पढ़ते जाते हैं, तो बाद में जब आप मॉक लगाएंगे तो बहुत ही कम स्कोर होगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने क्लास 3 पेपर निकालना है, तो आपको 7,000 क्वेश्चन PYQs आने चाहिए आपको, मतलब उसी एग्जाम के नहीं, एनी PYQs 7,000 क्वेश्चन कंठस्थ होने चाहिए।
क्लास 2 के लिए 10,000 कहे जाते हैं और क्लास 1 के लिए 15,000 क्वेश्चन कहे जाते हैं। मैंने अपनी जो टॉपिक्स हैं किताबें वो तो पढ़नी है, पर साथ साथ में PYQs भी तैयार करने हैं। जैसे बड़े एग्जाम के लिए कहा जाता है कि लास्ट के 30 साल के क्वेश्चन उठाओ और उन क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के अप्रोच बनाओ अपनी। ये क्वेश्चन आया था तो कैसी अप्रोच रही थी, ये क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद फिर ये पैटर्न समझ में आते हैं कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे हमने रॉन्ग ऑप्शन को अवॉइड करना है कि रॉन्ग ऑप्शन हमसे लग जाए। ये चीज़ होती है, इसलिए 7,000 क्वेश्चंस फॉर क्लास 3, 10,000 फॉर क्लास 2 एंड 15,000 फॉर क्लास 1 एग्जाम्स। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया मेरे से। जैसे एग्ज़ाम के जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो नियर टू एग्ज़ाम होते हैं, जैसे 5 दिन या 1 हफ्ता पहले, तो जो रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं, तो कब रिवीजन स्टार्ट करनी चाहिए और कब खत्म? मतलब कि एग्ज़ाम से कितने दिन पहले सब कुछ क्लोज हो जाना चाहिए, माइंड फ्री हो जाना चाहिए कि देखिए, एक तो ये है ना कि जैसे एग्जाम से बिल्कुल पहले रिवीजन करना, ये स्ट्रैटेजी बहुत गलत है। रिवीजन जो है ना वो स्टार्टिंग से चलती है, ना कि एंड में। ये लोग उल्टा कर रहे हैं। सपोज करिए कि आपने 1 महीना सोचे कि मैंने 1 महीने में 3 सब्जेक्ट चलाने हैं, 3 सब्जेक्ट, तो उन 3 या 2 मान लेते हैं, मान लो हिस्ट्री और पॉलिटी चलाने हैं सपोज कर लो किसी को, तो उन 2 सब्जेक्ट का वीकली रिवीजन, उनका 15 डेज के बाद रिवीजन बढ़िया वाला, और 1 मंथ के बाद कंप्लीट रिवीजन। रिवीजन तो लगातार चलना चाहिए। फिर क्या है, जैसे मान लो हिस्ट्री पॉलिटी आपने समाप्त कर ली, अगले महीने मान लो आपने सपोज इकोनॉमिक्स चला लिया या फिर मैथ्स को ऐड ऑन कर लिया, तो जो पिछले जो आपने सब्जेक्ट फिनिश किए हैं उनकी रिवीजन को भी आपको कॉन्टिन्यूसली देना पड़ेगा टाइम। जैसे मान लो आपने चूज कर ली कि रोड मैप बनना चाहिए ना पहले, तो कि अगले मंथ के मैंने फलना संडे को या अगले मंथ के मैंने सैटरडे को अगेन हिस्ट्री रिवाइज करनी है। एग्जाम की जब देखो जो एग्जाम क्रैक करते हैं ना, उसमें या एग्जाम क्रैक करने के थोड़े से अंक पीछे रह गए, वो भी उसको मानता हूँ मैं कि वो भी सिलेक्टेड ही था आदमी, मान लो कुछ अंक से रह गए। वो अप्रोच क्या होती है, वो अपने एक कैलेंडर वो छापते हैं, एक प्रिंट करा लिए कैलेंडर पूरा, और चूज कर ली कि मेरे ये जो अगले दिन है उनमें मैंने कौन से सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। इसके बाद जो रिवीजन के लिए आपने डेज खोजने हैं वो लगातार देने हैं, हर मंथ रिवीजन होना चाहिए, हर मंथ आपने टाइम देना है। अब तीसरे मंथ में जब आपने हिस्ट्री कर ली है, पॉलिटी कर ली है, मैथ्स कर ली, इकोनॉमिक्स कर ली है, तो वहां पे हर वीक में 2 दिन इन 4 सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए मात्र होने चाहिए, हर वीक में 2 दिन। फिर क्या हो कि लास्ट का जब महीना हो एग्जाम का, जैसे मान लो प्रीलिम्स है या कोई एग्जाम का, मान लो एचएस का प्रीलिम्स है मान लो मई के अंदर, तो अप्रैल के महीने के अंदर जो है वो हमारा मान लो इतना सिलेबस हो चुका हो कि जैसे हमने पहले वीक में 2 दिन रिवीजन के लिए दिए थे, अब ऐसा पैटर्न बन चुका है कि सारा सिलेबस खत्म है और रिवीजन ही चल रहा है, राइट। तो हम करते क्या हैं, पहले सब कुछ पढ़ते हैं, एग्जाम की जब वो मंथ आता है फिर हम रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने रिवीजन को कोई समय दिया ही नहीं होता है, डिवाइड ही नहीं किया होता टाइम रिवीजन को। तो रिवीजन आप बिल्कुल आखिर में करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप भूल चुके होंगे, फिर ऐसा लगेगा कि हम दोबारा पढ़ रहे हैं इसको, तो स्ट्रेस और देगा वो। रिवीजन लगातार होना चाहिए। सर थोड़ा सा अपकमिंग एग्ज़ाम सर थोड़ा सा अपकमिंग जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके बारे में, हमारे जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो क्लास 3 की जो पोस्ट आने वाली है, मैक्सिमम तैयारी उसी की करते हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहो कौन से एग्ज़ाम आ रहे हैं और आप यहाँ कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करवाना स्टार्ट किए या कौन से बैचेज अभी आने हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहो। देखिए, अभी आने वाला एग्ज़ाम पंचायत सेक्रेटरी है, JOAIT है, पटवारी की तो फॉर्म कब से भर चुकी हैं, वो एग्ज़ाम जल्दी आएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस है, और हो सकता है कि JBT की भी वैकेंसी इस साल अंत में आए, क्योंकि टीचर काफ़ी रिटायर हुए हैं JBT में, और सरकार ने जितना कहा था उतनी वैकेंसी फिलअप नहीं करी थी, मतलब जितनी हमको उम्मीद थी इतनी वैकेंसीज आई, उसका 50% आई थी। तो शायद ये जो है वो अक्टूबर तक नई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल वैकेंसीज जैसे कि JEE हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, राइट, सर्वेयर हो गया, ऐसी वैकेंसी भी आ सकती हैं 2-1 महीने के अंदर, ऐसे चांसेस हैं। ये जितने भी एग्जाम हैं इनकी हम प्रिपरेशन तो करवाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे टेक्निकल छोड़ दूं तो पंचायत सेक्रेटरी या पटवारी के सिलेबस में कितना फर्क होगा।
सेम ही सर सभी सेम ही होता है, 19-20 का फर्क होता है। या रेलवेज के एग्जाम में और हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस के एग्जाम में कितना करीब फर्क होता है, एसएससी जीडी में और अग्निवीर, तो राइट, सिर्फ बोलने की बात है ये। तो अगर एक पर्सन ढंग से सिलेबस को तैयार कर लेना, एग्जाम फिर कोई भरे। और आखिरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई पर्सन को, स्टूडेंट को साल के अंदर 5 एग्जाम कम से कम देने चाहिए, 5 एग्जाम्स, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थोड़ी लक बेस्ड भी है। तो अगर आपने रेलवेज की तैयारी करी है, मान लो हिमाचल की एग्जाम की तैयारी करी, आपने पटवारी की तैयारी कर, रेलवेज का ही भर दो, परमात्मा पता नहीं कहाँ आपको फिट कर दे और पटवारी ना हो रेलवेज का हो जाए। ऐसा बहुत बार हुआ है, किसी ने सीजीएल की तैयारी करी, बैंक का पेपर निकला, बैंक की तैयारी कर रहे थे, सीजीएल का पेपर निकल गया, एलाइड की तैयारी कर रहे थे तो कोई और एग्जाम उन्होंने निकाल दिया पर वो ना निकला। तो दैट इज वाई सिलेबस जब सेम है तो हमें आई थिंक एग्जाम सारे देने चाहिए, जब सिलेबस सेम है तो क्या चिंता है, राइट, एग्जाम देने चाहिए सारे। जी जी, थैंक यू वेरी मच। था पॉडकास्ट आज का। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप फ्यूचर में अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।